निश्चित एजेंडा के तहत लेखन करने वाले कुछ लोग सिर्फ कागज की नाव बनाकर समुद्र पार करना चाहते हैं, जबकि ऐसा कभी हुआ नहीं है। वास्तविकता को नाव बनाएं, तभी उस नाव में बैठकर समुद्र को पार कर पाएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। पुरातात्विक प्रमाणों की बात यहीं पर आकर खत्म नहीं होती। आज के समय में एक निश्चित एजेंडा के तहत लेखन हो रहा है, जिसके बारे में पूरा एक अध्याय ही वैदिक युग का घालमेल पुस्तक में पेज नंबर 109 में दे रखा है कि कैसे आज निश्चित एजेंडे के तहत लेखन का प्रयोग शैक्षणिक क्षेत्रों के साथ साथ दैनिक समाचार वाले टीवी चैनल या अखबार के साथ साथ सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से प्रसारित किया जा रहा है। अब जब प्रसारित किया जा रहा है तो इसका प्रभाव भी जनता पर पड़ना स्वाभाविक ही है। आज उसी का परिणाम है कि एक निश्चित लेखनी द्वारा ईसा से 1500 वर्ष पूर्व में वैदिक युग, ईसा से 185 वर्ष पूर्व में ब्राह्मणी युग और ईसा बाद 4वीं शताब्दी में ब्राह्मणी कल्कि अवतार को स्थापित करने का कुचक्र चल रहा है। जबकि वैदिक युग का, ब्राह्मणी युग का और कल्कि युग का कोई भी पुरातात्विक प्रमाण पठनीय स्वरूप में आज तक नहीं मिला। जब शुंग के पूर्व सभी शासक बौद्ध और शुंग के बाद में जितने भी शासक हुए वे सारे बौद्ध और प्राकृतिक गुण धर्म स्वभाव के अनुयायी थे, तो फिर ये इकलौता शुंग ब्राह्मण और वैदिक अनुयायी कैसे हो सकता है? फिर आज पुष्यमित्र शुंग को लेकर कैसे कहा जा सकता है कि मौर्य काल में भी वैदिक सभ्यता और संस्कृति थी? क्या उस समय भारत में जातियों की उत्पत्ति हो गई थी? अगर जातियों की उत्पत्ति हो गई थी तो फिर किसी भी सम्राट के अभिलेखों पर किसी जाति का नाम लिखा हुआ क्यों नहीं मिलता है? सवाल बहुत हैं, लेकिन एक भी प्रश्न का साक्ष्यजनक जवाब देने वाला कोई भी नहीं है। पुष्यमित्र शुंग के ब्राह्मण होने की कहानी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों में आज काफी प्रचारित की जाती है। जबकि शुंग, जिसे कि पाली में सुग के नाम से जाना जाता है, उसके बाद हिंदी बैक्ट्रियाई यानी कि यूनानी विदेशी शासक मध्य भारत आए थे और बाद में वे सभी बौद्ध बन गए। आखिर ये करिश्मा कैसे हो गया? इतना ही नहीं, इन हिंद बैक्ट्रियाई शासकों में सम्राट अशोक के बाद मिनांडर और सम्राट कनिष्क ऐसे शासक हुए थे जिन्होंने बौद्ध संस्कृति को सबसे ज्यादा प्रसारित करने का काम किया। पुष्यमित्र शुंग की कहानी यह है कि यह शुंग अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ मौर्य के दरबार में सेनापति का कार्य करता था, लेकिन उसने बृहद्रथ की हत्या करते हुए मौर्य साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया और मौर्य वंश को समाप्त कर दिया। अब आपको देखना है कि ऐसा क्यों हुआ। वस्तु स्थिति कुछ और ही कहानी की ओर इशारा करती है। मौर्य वंश के सम्राट अशोक के बृहद क्षेत्रों वाले साम्राज्य का स्वरूप और शक्ति सम्राट बृहद्रथ के समय नहीं बची थी। स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले मैप से आप समझ सकते हैं कि सम्राट अशोक के विशाल राज्य क्षेत्र का भारत कैसा था। लेकिन आज लोगों के दिलो दिमाग में बैठा हुआ है कि सम्राट बृहद्रथ भी पूर्व के सभी मौर्य सम्राटों, खासकर चक्रवर्ती सम्राट अशोक के जैसे शौर्यशाली, बलशाली और गुणशाली था। जबकि सच्चाई यह है कि सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद ही उनके उत्तराधिकारी शासक कुणाल मौर्य से राज्य की सीमा का ह्रास होना शुरू हो गया था। अंतिम शासक बृहद्रथ मौर्य के समय तो पूर्व के सभी मौर्य सम्राटों के जैसा न ही शौर्य था और न ही गुण स्वभाव, जिस वजह से बृहद्रथ मौर्य की राज्य सीमा सम्राट अशोक के साम्राज्य की लगभग चौथाई भाग के आसपास ही बचकर रह गई थी। जिस वजह से बृहद्रथ मौर्य के पूर्व समय से ही दक्षिण भारत के अधिकांश क्षेत्रों में सातवाहन वंश का साम्राज्य स्थापित हो गया था और पश्चिम में कुरु जनपद, जो कि अब पंजाब और दिल्ली तक है, हिंद बैक्ट्रियाई शासकों का राज्य विस्तार हो गया था। इस बात की पुष्टि सातवाहन और हिंद बैक्ट्रियाई के कार्यकाल को जानकर कोई भी कर सकता है। सातवाहन की और भी जानकारी के लिए वीडियो नंबर 269 देखें। ऐसे सातवाहन, हिंद बैक्ट्रियाई और बृहद्रथ मौर्य के राज्य क्षेत्र का मानचित्र स्क्रीन पर है, जिसे आप देख सकते हैं। उस मानचित्र में जो गहरे रंग का भाग है, उसी गहरे रंग वाले भाग पर की सत्ता मौर्य शासक के पास बची थी। यानी बृहद्रथ मौर्य की शक्ति पूर्व के मौर्य शासकों से बहुत ही कम हो गई थी। वस्तुतः वह एक कमजोर शासक बन गया था और इसी का फायदा उठाते हुए
इनके सेनापति शुंग ने इनकी हत्या करते हुए सत्ता को अपने कब्जे में कर लिया था। इस प्रकार से राजतंत्र में एक दूसरे की सत्ता को हथियाने के अनेक षड्यंत्र और हत्या की कई कहानियां इतिहास में मौजूद हैं। लेकिन आज के कुछ स्वार्थी लेखकों ने ब्राह्मण जाति की महत्ता को पूर्व काल में स्थापित करने हेतु तारतम्य युक्त पटकथा लिखने का कार्य किया है, जिस पटकथा में आज के बहुत से लोग इस हत्या को राजनीतिक रूप से सांस्कृतिक हत्या कहते हुए इस माध्यम से जाति व वर्ण का उदय और ब्राह्मणी व्यवस्था को स्थापित करते हुए प्रचारित और प्रसारित करते हैं, जिसको आज का भोला भाला समाज भी सत्यापित करने पर तुला हुआ है। अगर सही में आप लोगों को पुष्यमित्र ब्राह्मण वर्ण का प्रतीत होता है तो उस पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कही या किसी अभिलेख में ब्राह्मण होने का कोई लिखित साक्ष्य मिला है क्या? पुष्यमित्र शुंग के काल में कोई वेद या वैदिक मंत्रों वाली संस्कृत भाषा का कोई भी साक्ष्य मिला भी तो नहीं है। फिर आज इतनी हाय तौबा किस आधार पर हो रही है? पुष्यमित्र शुंग के काल के बारे में कई लेखकों का मत है कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने काल में पाणिनि और पतंजलि द्वारा संस्कृत में रामायण की रचना करवाई थी। लेकिन आज कोई भी शुंग काल की संस्कृत में लिखी हुई उस रामायण को साक्ष्य स्वरूप दिखाने को तैयार नहीं है। आखिर क्यों? जबकि साक्ष्य के तौर पर चीनी साहित्य में मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा सारनाथ स्तूप की मरम्मत का कार्य किया गया था। पुष्यमित्र शुंग द्वारा लिखित कई साक्ष्य आज के संग्रहालय की शोभा बढ़ा रहे हैं। आप उनमें से एक भी प्रमाण बताएं जिससे ये साबित हो कि पुष्यमित्र ने स्वयं या किसी के द्वारा भी वेद या वैदिक नागरी लिपि में वैदिक ग्रंथों की रचना करवाई थी, या फिर उस समय वेद या वैदिक व्याख्या में चातुर्वर्णागत समाज मौजूद था। पुष्यमित्र शुंग भारत के बहुत ही छोटे से भूभाग का सम्राट बना था। ऐसे लोग अनुमान लगाते हैं कि शुंग ने जब मौर्य की सत्ता प्राप्त की थी, इस वजह से उसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को ही बनाया होगा। लेकिन आज तक पाटलिपुत्र की धरती से मौर्य को छोड़कर किसी के राजमहल का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। इस वजह से शुंग का किला यहाँ खोजना बेमानी सा लगता है। शुंग का किला मध्य प्रदेश में सतना के पास भरूच से मिला है। इस वजह से कहा जा सकता है कि शुंग ने अपनी राजधानी पूर्व काल का जनपद विदिशा को बनाया था। विदिशा के आसपास काफी खुदाई में शुंग का काफी साक्ष्य मिलता है, जिसको आज कोई भी देख सकता है। उत्खनन से प्राप्त साक्ष्य की वजह से उत्खननकर्ता ने मध्य प्रदेश में अवस्थित भरूच स्तूप और देव कोठार जैसे स्थानों पर शिलापट्ट लगाया है, जिसको कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। ईसा पूर्व में शानदार बुद्ध स्तूप जो भरूच मध्य प्रदेश में बनाया गया था, इसके निर्माण का शिलालेख भी यहाँ से मिलता है। इसके निर्माण के बाद इसके रख रखाव का कार्य पुष्यमित्र के जीवन के अंतिम वर्षों में शुरू किया गया था, जिसे उसके पुत्र और पौत्रों ने पूरा किया था। भरूच के बौद्ध स्तूप की खुदाई से मार्गदाता गौतम बुद्ध और उनसे जुड़े हुए कई साक्ष्य मिले हैं, जो कि कलकत्ता के संग्रहालय में आज भी सुरक्षित हैं, जिसको जाकर आप भी देख सकते हैं। आज के कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा बौद्ध भिक्षुओं की हत्या कर दी गई थी। इसके बारे में लोगों को समझना होगा। राजा बृहद्रथ के समय इनका जो क्षेत्र था वह मगध, अंग, बंग, कलिंग, वज्ज, काशी, कोसल, वत्स, मल्ल, चेदी जनपद ही बचा था। कुरु गंधार से पश्चिमी का इलाका इनके हाथ से निकलकर यवन शासक के पास चला गया था। इस समय बृहद्रथ और यवन के बीच सुरसेन जनपद के लिए युद्ध चल रहा था। वस्तुतः आज का मथुरा और उसके नीचे का भूभाग बृहद्रथ मौर्य के अधीन था, लेकिन उन क्षेत्रों पर जैसे ही हिंद बैक्ट्रियाई शासक आक्रमण करते हुए उस पर अपना कब्जा करता है, उसी समय पुष्यमित्र शुंग ने भी बृहद्रथ की अक्षमता की वजह से इनकी सत्ता को अपने कब्जे में कर लेता है। उसके बाद पुष्यमित्र शुंग और हिंद बैक्ट्रियाई में युद्ध होता है, जिसमें मथुरा और मथुरा के नीचे वाले भागों में रहने वाले अधिकांश भिक्षु हिंद बैक्ट्रियाई सेना का समर्थन करते हैं और मथुरा के ऊपरी भागों में रहने वाले भिक्षु शुंग का समर्थन करते हैं। अब इस परिस्थिति में जब दोनों ओर शासकों के अनुयायी बौद्ध भिक्षु हैं और दोनों में युद्ध होता है, तो निश्चित ही उस युद्ध में बौद्ध भिक्षु का मरना स्वाभाविक है। अंततः मथुरा और मथुरा के नीचे वाला भूभाग भी पुष्यमित्र शुंग के हाथों से निकलकर यवन शासक के पास चला जाता है।
जबकि पुष्यमित्र शुंग द्वारा भारत के अन्य किसी भी क्षेत्रों में बौद्ध भिक्षु की हत्या जैसी घटनाओं का उल्लेख नहीं मिलता। पुष्यमित्र शुंग का कार्यकाल ईसा पूर्व 145 से ईसा पूर्व 73 ईस्वी तक और राज्य क्षेत्र मगध, अंग, बंग, वज्र, विदिशा, काशी, कोसल, वत्स, मल्ल जनपद पर रहा है। जिस जनपद में भगवान बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी, ज्ञान प्राप्ति स्थान बोधगया, महापरिनिर्वाण स्थान कुशीनगर, धर्म चक्र प्रवर्तन स्थान सारनाथ, विश्व विख्यात शिक्षण संस्थान नालंदा, पहली संगीति स्थान राजगीर, दूसरी संगीति स्थान वैशाली के साथ साथ सम्राट अशोक द्वारा स्थापित अनेक स्तूप और स्तंभ थे, जिसमें तनिक भी खरोच नहीं आई थी। इसके साथ ही न जाने ऐसे कई अन्य प्रमुख स्थान भी थे, जो सभी स्थान सम्यक काल के आराध्य स्थान होने के साथ साथ इन स्थानों पर अनगिनत बौद्ध भिक्षुओं का रहना भी होता था। लेकिन शुंग वंश के 112 वर्षों के कार्यकाल में कहीं से भी कोई अप्रिय घटना घटने का पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिला। ठीक इसके विपरीत सारनाथ, भरहुत, सांची से शुंगकालीन मरम्मत करवाने का लिखित अभिलेख मिला है। आज पुष्यमित्र शुंग के बारे में जो दर्शाया जाता है, उन हत्याओं का कारण सांस्कृतिक न होकर राजनीतिक था, जिसे केवल एक विशेष क्षेत्र की सत्ता हेतु युद्ध कह सकते हैं। ये सब प्रमाण कहते हैं कि शुंग भी एक बुद्धिस्ट था, न कि ब्राह्मण। आज तक शुंग का जो भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है, उससे पता चलता है कि शुंग के वंशज बौद्ध थे। पुष्यमित्र शुंग द्वारा बनाए गए बुद्ध स्तूप मिलते हैं। कुछ स्तूपों की मरम्मत का विवरण भी मिलता है, परंतु शुंग के द्वारा निर्मित एक भी मंदिर या काल्पनिक देवी देवता का साक्ष्य क्यों नहीं मिलता है। आज तक किसी ने भी शुंग के ब्राह्मण होने का साक्ष्य नहीं दिया है। बस एक ही बात, बृहद्रथ की हत्या या बौद्ध भिक्षुओं की हत्या। जाति और वर्ण व्यवस्था का साक्ष्य मिलना ही 7वीं से 8वीं शताब्दी के बाद शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश में ही सम्राट अशोक द्वारा निर्मित सांची का स्तूप मिला है। इस स्तूप की खुदाई में पुष्यमित्र शुंग का लिखित साक्ष्य मिला है कि पुष्यमित्र शुंग के कार्यकाल में यह स्तूप कमजोर अवस्था में पहुंच गया था, जिसकी वजह से शुंग ने सांची स्तूप का पुनरुद्धार और स्तूप को सुंदरतम रूप देने का प्रयास करते हुए उसके बाहरी दरवाजे का निर्माण कराया था, जिसे आज आप भी जाकर देख सकते हैं। इन सभी बातों को आज आप दबा नहीं सकते, बल्कि किताबों के माध्यम से उत्खनन में प्राप्त पुष्यमित्र द्वारा लिखित अभिलेख को आज सभी को दिखा सकते हैं। संपूर्ण भारत में मौर्य शासन के खात्मे के बाद सिर्फ उत्तर भारत में शुंग वंश का उदय हुआ था, जबकि पश्चिम भारत में मध्य एशिया के शासक और दक्षिण भारत में सातवाहन वंश का उदय हुआ था। परंतु उत्खनन द्वारा उस सातवाहन कार्यकाल का भी काफी साक्ष्य आज भारत के संग्रहालय में उपस्थित है। लेकिन कोई यह बताए कि वेद और वैदिक ऋचाओं से परिपूर्ण कौन सा साक्ष्य उनमें मौजूद है, जिसे आज यह कहा जाए कि वैदिक सभ्यता पूर्व काल से चली आ रही है। महान सम्राट चक्रवर्ती अशोक के विशाल मगध देश का जो सीमा क्षेत्र था, वह म्यांमार से लेकर अफगानिस्तान तक और तिब्बत से लेकर सिलोन तक फैला था। लेकिन उसके विपरीत बृहद्रथ के समय का जो देश का क्षेत्रफल था, वह सिमटकर आज का बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश तक रह गया। शेष अन्य क्षेत्रों पर सातवाहन और मध्य एशिया से आए हुए कुछ शासकों का आधिपत्य हो गया था। इस वजह से मध्य भारत के छोटे से भूभाग पर ही बृहद्रथ की राजसत्ता थी। शुंग शासन की नींव भी कमजोर शासकों के कारण काफी कमजोर हो गई थी। इस वजह से शुंग का शासन भी बहुत प्रभावशाली तरीके से ज्यादा दिन तक नहीं चल सका। शुंग वंश का अंतिम सम्राट देवभूति शुंग था और उसका मंत्री वासुदेव कण्व था। देवभूति शुंग बहुत ही कमजोर सम्राट था, जिसकी वजह से उसके कार्यकाल में उसके साम्राज्य का क्षेत्रफल और भी सिमटकर छोटा होते हुए आज का बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों तक सिमटकर रह गया था। आगे देवभूति शुंग का मंत्री वासुदेव कण्व ने भी देवभूति शुंग की हत्या करके शुंग साम्राज्य का खात्मा करते हुए अपने आप को कण्व वंश का सम्राट घोषित किया और मगध की गद्दी पर बैठ गया। लेकिन कण्व वंश भी ज्यादा वर्षों तक मगध की गद्दी को बचाए नहीं रख सका। उसका अंतिम शासक सुष्मी कण्व था। जल्द ही मध्य एशिया के विदेशी हिंद बैक्ट्रियाई यानी यूनानी शासकों ने आक्रमण करते हुए भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। आज जो लोग पुष्यमित्र शुंग को ब्राह्मण कहते हैं,
उन्हें इस बात का प्रमाण देना होगा कि शुंग ब्राह्मण कैसे है। यही छोटे छोटे से सवाल होते हैं जिन्हें हम खड़ा करके अपनी राय सबके सामने रख सकते हैं और उनसे तर्क भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह की एक जानकारी के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।